दोस्तों नमस्कार। 2024 को लेकर सियासी बिगुल तो बच चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप उसकी आवाजों को सुनना चाहते हैं तो आपको उसकी महीन तारों को आज पकड़ना होगा। बहुत ही महीन तार है ये पारंपरिक तौर पर भारत के भीतर चुनावी बिगुल नहीं है जो सियासी तौर पर बजाया जा चुका है। जो आपको नजर आ रहा होगा बैठकों के जरिए, चाहे बीजेपी की केंद्रीय समिति चुनाव को लेकर सक्रिय क्यों ना हो गई हो, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष या दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर भी सक्रियता क्यों ना बढ़ गई हो, लेकिन सत्ता के सियासी मिजाज के आश्रय इस देश के लोकतंत्र और लोकतंत्र के आश्रय चुनाव और चुनाव और लोकतंत्र के आश्रय इस देश के संविधान को अगर पकड़ना है और संविधान के जरिए अगर रूल ऑफ लॉ का जिक्र करना है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट की आवाजों पर गौर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को बाखूबी समझता है कि इस देश में चुनाव का मतलब ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र उस संविधान पर टिका हुआ है जिसका मतलब रूल ऑफ लॉ होता है, और रूल ऑफ लॉ या संविधान की सीमा को कोई तोड़े नहीं। और मौजूदा वक्त में भारत की सियासी चालें इस देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ध्यान दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट ने हर के सामने एक लकीर खींची, वह लकीर कॉन्स्टिट्यूशन की है। संविधान की सीमा को किसी को पार करना नहीं चाहिए और राजनीतिक सत्ता को इस मुगालते में रहना नहीं चाहिए कि वो अपने तौर पर इस देश की संविधान की व्याख्या करने लगे। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, लेकिन सवाल तो चुनाव का है और चुनाव के जरिए सत्ता पाने का है। और शायद इसीलिए इस दौर में जब हम आपसे महीन तारों को पकड़ने के लिए कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अब आपको भूल जाना होगा इस देश में 2024 के चुनाव की दिशा में बढ़ते कदम में सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या योगदान होगा। जी नहीं, बात अब उसके आगे निकल गई है। दो हथियार इस देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता के लिए, राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए हैं। और ध्यान दीजिए, इन्हीं दो औजारों पर सीधी चोट किसी दूसरे ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने की और सरकार ने अपने तरीके से उसको खत्म या कुंद करने के लिए अपनी चालें भी चली। दो हथियार कौन से हैं और सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? क्या उसको लगने लगा है कि इस देश के भीतर में संविधान की सीमा को हर कोई तोड़ रहा है? ध्यान दीजिए, पहला बड़ा हथियार इस देश में चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ही है। और चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़ा किया, सरकार ने उसे खत्म या उसको हाशिए पर ढकेलने के लिए अपना विधेयक राज्यसभा में रख दिया। इसकी भी व्याख्या होगी, लेकिन अब सवाल उस दूसरे हथियार का है जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सवाल खड़े किए हैं। यह सवाल उस मीडिया को लेकर है जो सरकार के तान में तान लगाते चला जाता है और इसका एहसास उसे होता ही नहीं है कि दरअसल मीडिया की भूमिका भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी इस देश और समाज को लेकर होनी चाहिए। जितनी भी हेट स्पीच है या जो भी मीडिया ट्रायल अपने तौर पर चलता है, उसको लेकर कहीं जुर्माना अब बड़ा करना चाहिए। और बीते 15 बरस से अगर इस देश में खुद ही मीडिया अपने तौर पर इस सोच के साथ काम कर रहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है और वह स्वयं अपने ऊपर संयम लगाएगा, तो नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते के भीतर आप बताइए, क्या सिर्फ 1 लाख रुपया जो आप जुर्माना लेते हैं उसके जरिए स्थिति अनुकूल हो रही है या बिगड़ गई है? इतनी बड़ी तादाद में अगर शिकायतें आ रही हैं तो इसके मतलब मायने क्या है? हमें लगता है आपको कई कड़े कदम उठाने होंगे और आप नहीं उठाएंगे तो हम आपको बताएंगे भी। सवाल पहली बार यह है कि इस देश के भीतर में मीडिया को लेकर आम लोगों के भीतर इतने सवाल हैं कि क्या वाकई मीडिया सुबह से लेकर रात तक लगातार सत्ता की बात जब कहते चला जाता है और सत्ता जब अपने सत्ता को बचाने के लिए जिन बातों का जिक्र करती है, अगर वो हेट स्पीच के दायरे में आता है, अगर वो समाज को बांटने के दायरे में आता है, अगर वो रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, तो क्या होगा?
इन बातों के मद्देनजर पहली बार मीडिया को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यह कोई अच्छी स्थिति है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया पर नकेल कसने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसके आगे का सवाल यह है, जिस तार को पकड़ने की कोशिश अब आपको करनी चाहिए कि चुनाव के अगर दो सबसे पुख्ता हथियार इस देश में चुनाव आयोग और मीडिया ही हो जाए तो फिर बचेगा क्या। और लोकतंत्र पर निगरानी करते हुए और गवर्नेंस को लेकर जो मीडिया निगरानी करनी चाहिए, अगर उसने बंद कर दिया और चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका ही खत्म कर दी, एक कमजोर चुनाव आयोग सत्ता के अनुकूल आकर इस देश में अगर चुनाव की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए तो क्या होगा, वह सिर्फ कहा जाएगा। और इन बातों का जिक्र कई मौकों पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कर चुके हैं। तो आज हम परत दर परत जरा इसको समझ लें और इन परिस्थितियों को समझ लें कि क्यों आखिर गोदी मीडिया को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में उठा है और क्यों सरकार की भूमिका अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग और मीडिया को लेकर जिस दिशा में बढ़ चुकी है, तो क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव आयोग के लेकर सरकार ने बिल लाकर खुले तौर पर कह दिया कि उसमें चीफ जस्टिस की मौजूदगी होनी नहीं चाहिए किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, तो क्या मीडिया पर भी जब बंदिशें लगाने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट करेगा तो क्या केंद्र सरकार या मोदी सत्ता उसको भी बचाने सामने आकर खड़ी हो जाएगी? क्योंकि बहुत बड़ा दाव इस चुनाव में मीडिया पर लगना है। लेकिन उससे पहले हम इन बातों को आज खोलें, उससे पहले जरा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई मौकों पर जिन बातों का जिक्र किया है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने बहुत साफ किया कि संविधान की सीमा को किसी भी संस्थान को तोड़ना नहीं चाहिए और नहीं टूटना चाहिए उसकी सीमा को पार, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो। न्यायपालिका तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत व्याख्या भी करेगी और इन बातों को समझेगी और बंदिशें लगाएगी कि रूल ऑफ लॉ इस देश में रहना चाहिए। उन्होंने कल क्या कहा, पहले आप यह सुन लीजिए। It is important that we recognize that all the institutions of the nation, the executive, the legislature and the judiciary are associated in the common task of nation building. This moment should serve as an occasion to recalibrate our collective goals and institutional aspirations. Our constitution envisages an important role for the judiciary to ensure that the institutions of governance function within defined constitutional limits. तो क्या चीफ जस्टिस सिर्फ संकेत की भाषा बोल रहे हैं या फिर चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर संविधान के तहत इस देश में किसी ऐसी सीमा के पार किसी संस्थान को निकलने देना नहीं चाहता है जहां पर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए। और इस देश के भीतर में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां बहुत साफ बताती है कि कानून की परिभाषा सत्तानुकूल हो चुकी है और सत्ता के अनुकूल रहकर जितने संस्थान जिस रूप में काम करते हैं उन पर कोई बंदिश लगा पाने की स्थिति में आता नहीं है। और अब सवाल मीडिया का है और मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को खुले तौर पर चर्चा हुई और कहा गया इस मामले को लेकर कि आप जो स्वयं नियामक तंत्र बनाते हैं वो प्रभावी होगा कैसे। और आप जब जिक्र करते हैं कि संयम है या नहीं है, तो पिछले 15 वर्षों से एक ही तरीका है कि 1 लाख का जुर्माना लगा दीजिए। मीडिया ट्रायल जिस रूप में होता है या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला था, उसमें ऐसा लग रहा था हर कोई पागल हो गया है। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति उन केस के कहीं आगे की राजनीतिक तौर पर प्रभाव डालने की है और शायद इसीलिए इन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में तो हो गया कि जुर्माना 1 लाख रुपए और 2008 के बाद आपकी बैठक इस रूप में ना होना कि जुर्माना को बढ़ाया जाए। क्यों ना ऐसा हो कि जिस शो के जरिए यह महसूस हो कि एक संविधान की सीमा टूट रही है, रूल ऑफ लॉ की सीमा टूट रही है, तो उस शो से होने वाला जो भी लाभ जिस भी न्यूज़ चैनल को हो रहा होगा उसका एक बड़ा हिस्सा जुर्माने में तब्दील कर दिया जाए। यह एक सुझाव है, इसमें आपको अपने तौर पर चीज़ों को सामने रखना होगा।
जाहिर तौर पर इसको सुनने के बाद आपके जहन में आएगा मीडिया ट्रायल तो खूब होता और मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। लेकिन बात अब उसके आगे की इसलिए है क्योंकि जो शिकायतों का पुलिंदा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और परखा और जिक्र कर दिया कि जब आप स्वयं नियामक तंत्र का जिक्र करते हैं तो इस कोर्ट में बैठा हुआ कोई शख्स भरोसा ही नहीं करता है आप पर कि आप किसी रूप में संयमी भी हैं। और यह भी सच है कि जिस एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का जिक्र था, अगर उसकी मौजूदा वक्त में पूरी कमेटी को भी देखें तो वो तमाम न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर, सीईओ से जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी भूमिका अपने चैनल को लेकर क्या है, और उसके भीतर जो एडिटोरियल सब कमेटी भी बनी हुई है उसमें उन तमाम न्यूज़ चैनलों के संपादक भी जुड़े हुए हैं। मौजूदा वक्त में ही ले लीजिए तो चेयरमैन एबीपी न्यूज़ के हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मातृभूमि ग्रुप के हैं, उसके बाद जो ट्रेजरर है वो न्यूज़ 24 के हैं, उसके बाद जो बाकी मेंबरान है, जो कमेटी मेंबर जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें इंडिया टीवी भी आता है, उसमें टाइम्स नाउ भी आता है, उसमें टीवी 18 भी आता है, उसमें इनाडू भी आता है, उसमें आज तक या इंडिया टुडे भी आता है, उसमें जी न्यूज़ भी आता है। तो बचा क्या? और इन्हीं के जरिए चीजें हैं। तो एक सवाल हो सकता है कि क्या जो अपराधी है वही दरोगा है? कल तक जिक्र होता था जो दरोगा है वो अपराधी तो नहीं हो गया, यहां खेल उल्टा है, जो अपराधी है वही दरोगा हो रहा है क्या? यह सवाल एक झटके में आकर खड़ा हो चला है। और अगर यह सवाल है तो इसके साथ एक दूसरा सवाल और जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग और मीडिया दोनों स्वतंत्र इकाई के तौर पर इस देश के भीतर में लोकतंत्र के रक्षक है, खास तौर से चुनाव के वक्त। और जो 2024 की बिसात इस देश में पिछ रही है उसमें मीडिया की जरूरत सत्ता पक्ष को या राजनीतिक दलों को कितनी ज्यादा पड़ने वाली है, इसका एहसास सिर्फ इससे हो जाना चाहिए कि 2019 के चुनाव की तुलना में मीडिया का बजट इस बार कई गुना ज्यादा है। कई गुना ज्यादा से मतलब कि 2-3 गुना तो हम आपको बतला सकते थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अब चीजें तय करने का जिक्र हो रहा है वो कहीं एक आगे की परिस्थिति है। यानी कल तक चुनाव लड़ने की दिशा में जब बात होती थी तो होता था बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वोटों की गिनती के वक्त का मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से मैनेज जीत को पुख्ता जानकारी के तौर पर करनी है और वो अपने अनुकूल हो जाए, इस मैनेजमेंट का जिक्र होता था। लेकिन इस पर निगरानी मीडिया की रहती थी और मीडिया तमाम बातों को लेकर सामने आता था। संदर्भ यहां इसलिए अब ज्यादा जरूरी है कि एक कमजोर चुनाव आयोग और एक कमजोर मीडिया, यहां पर गोदी मीडिया शब्द थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। कमजोर चुनाव आयोग और कमजोर मीडिया दोनों अगर सत्ता के साथ खड़े हैं या सत्ता ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें अगर साथ आप खड़े नहीं होंगे तो आप चल ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट को अब इस बात का एहसास हो चुका है और चंचूड़ इस बात को समझ रहे हैं कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम में वैसे संस्थान जिनकी भूमिका डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, रूल ऑफ लॉ पर निगरानी रखने के लिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को लेकर उठने वाले सवालों को लेकर जिनकी भूमिका बड़ी है, अगर उन्होंने अपनी भूमिका छोड़ दी, त्याग दी, तो फिर क्या होगा? यहां पर चुनाव आयोग का एक सेकंड के लिए इसलिए जिक्र जरूरी है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्त और पद अवधि 2023 यही विधेयक लेकर आया गया जो राज्यसभा में रखा गया। क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री या सरकार अपने मन माफिक नहीं कर सकती है या उसे नहीं करना चाहिए। इसमें भूमिका विपक्ष के नेता की भी हो और न्यूट्रल तौर पर पॉलिटिकल पार्टी से हटकर खुद चीफ जस्टिस तीसरी पार्टी के तौर पर मौजूद हो और ये 3 लोग नियुक्ति करें। सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं, मसला गवर्नेंस का है, मसला एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो मसला इसमें चीफ जस्टिस की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किसी मिनिस्टर के फैसले पर ही सारी बातें टिकी हो, यानी प्रधानमंत्री ही इस देश के भीतर में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें। और संविधान के आर्टिकल 324/2 के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति कराते हैं
और चूंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं, ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार का फैसला होती है और सत्ता को मौका वह अपने वफादार को नियुक्त करे, यह दिशा एक झटके में उभरकर सामने आ गई। असर क्या होगा? असर बहुत साफ है कि सत्ताधारी सदस्यों के खिलाफ आई शिकायतों के प्रति सख्ती नहीं बरती जाएगी और यह 2014 के बाद से इस देश में तमाम जगहों पर, चाहे चुनाव के भाषण में धर्म का खुले तौर पर उपयोग हो, जाति को लेकर खुले तौर पर उपयोग हो, सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई सख्ती नहीं बरती गई, विपक्ष के खिलाफ कई मौकों पर सख्ती बरती गई है। तो अब मसला सीबीआई और ईडी और आईटी का नहीं है, अब मसला चुनाव आयोग की ही भूमिका का हो गया, जिसमें सरकार ढाल बन के खड़ी हो गई। अब यहां पर अगला सवाल है, तो क्या मीडिया के लिए भी सरकार ढाल बनकर खड़ा हो जाएगी? और ध्यान दीजिए, मीडिया को लेकर सरकार ने भी इससे पहले कई मौकों पर कहा कि हम कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के दायरे में मीडिया को काम करना होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट मीडिया पर नकेल कसना तो ना कहें, लेकिन मीडिया को यह संकेत दे रहा है कि आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन की रेखा के पार तो नहीं जाना होगा। तो क्या ऐसे में अब जो मीडिया की भूमिका, और जो हमने आपको बताया कि एनबीए के भीतर तमाम वही न्यूज़ चैनलों के संपादक बैठे हुए हैं, उसके डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उसके सीईओ बैठे हुए हैं, जिन न्यूज़ चैनलों को लेकर इस देश के भीतर में सवाल है कि यह अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाते हैं और तमाम जगहों पर इनकी भूमिका सत्तानुकूल क्यों रहती है, और यह कोई सवाल सरकार से पूछने की हिम्मत भी क्यों नहीं दिखा पाते हैं। तो क्या सरकार और मीडिया को संभाले हुए एनबीए दोनों एक साथ आकर ऐसे मौके पर खड़े हो सकते हैं जहां पर यह लगने लगे कि अब सुप्रीम कोर्ट मूव ना कर जाए और सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी ना कर दे? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? जो रुख है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस बात को समझ रही है कि अगर चेक एंड बैलेंस ही समाज और गवर्नेंस से खत्म हो गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर और चीफ जस्टिस ने खुले तौर पर कहा है कि जो कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका है, इनकी भूमिका कानून के पार होनी नहीं चाहिए। अब यहां पर 3-4 पन्ने और खोलने की जरूरत है। इस दौर में सरकार के ऊपर जो भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर तक उठे, जिन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता से पूछा, उसमें जो सत्ता का जवाब था वही सही है, इसको लेकर मीडिया ने अपनी भूमिका बड़ी कर ली। और मीडिया की पूरी भूमिका ही सामान्य तौर पर, पहले अगर आप देखिएगा तो चुनाव आयोग निगरानी रखता था कि चुनाव की दिशा में जाते हुए देश में प्रचार के लिए सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। बाकायदा क्लिपिंग तक मंगा ली जाती थी अगर किसी ने शिकायत कर दी तो। लेकिन इस दौर में याद कीजिए, एक सरकार का न्यूज़ चैनल तक खुल गया था जो चुनाव तक रहा, फिर बंद हो गया। ऐसी परिस्थिति अगर इस देश के भीतर में है कि किसी भी न्यूज़ चैनल को लाइसेंस लेने के लिए होम मिनिस्ट्री से एनओसी चाहिए, और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। वो क्या हैं? वो बीजेपी के चाणक्य हैं। उनकी बड़ी भूमिका क्या है? हर हाल में चुनाव जीतना है। आज भी जब दिल्ली में बैठक हो रही थी तो उनके सामने चुनौती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहे और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता आ जाए। इस चुनौती को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो सवाल गृह मंत्रालय को संभाले हुए मंत्री की भूमिका चुनाव को लेकर अगर राजनीतिक तौर पर होती है और खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी ऐसी बैठक में हो, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार की भूमिका चुनाव में जीतने के लिए अपने मंत्रालयों का भी कहीं उपयोग करना तो नहीं होता है, और अगर होता है तो उस पर सवाल कौन करेगा और बंदिश कौन लगाएगा? शिकायत कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कौन खटखटाएगा? और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और टीएमसी तो सुप्रीम कोर्ट ही पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था, लेकिन सरकार संसद में ताकत के साथ मौजूद है तो एक झटके में वो बिल लेकर आ गई और उस विधेयक के जरिए मैसेज बहुत साफ हो गया, सरकार हर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने वफादार को करना चाहती है। और वफादार का मतलब यह है कि चुनाव के साथ जब चुनाव का ऐलान होता है तो फिर
सत्ता पक्ष बेफिक्र हो जाए कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी की सदस्यता रद्द नहीं होगी, किसी पर कोई बंदिश नहीं लगेगी। यह प्रोविजन हर उस दायरे में आएगा जहां पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे हेट स्पीच का जिक्र हो रहा हो, चाहे समाज को बांटने का जिक्र हो रहा हो, चाहे सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का खुले तौर पर जिक्र हो रहा हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातियों को लेकर खुल्लम खुल्ला भाषण हो रहे हो, वो कोई भी कर रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष के प्रति नरमी बरती जाएगी, क्योंकि वफादार इसलिए क्योंकि सरकार ने ही नियुक्ति की है। इसी का दूसरा पक्ष मीडिया से आकर इस वक्त जुड़ गया है। और उसको एक दायरे में मत देखिए कि इस दायरे को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को लेकर सिर्फ यह कहा कि आप तो सिर्फ 1 लाख जुर्माने में ही शांत हो जाते हैं, स्थितियां नाजुक हो गई है। तो क्या अब ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार खड़ी हो जाए? क्योंकि 2024 में अगर मीडिया ने साथ सत्ता का नहीं दिया, या फिर मीडिया की भूमिका अगर क्रिटिकल हो गई, जहां वो सवाल करने लगे और कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेट दर स्टेट अगर वह एनालिसिस जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट में करने लगेगी, तो सरकार के सामने मुश्किल यह हो जाएगी कि जिन बातों को वो परोस रही है और उन बातों को सही ठहराने के लिए मीडिया ही है। क्योंकि मीडिया को लेकर एक भूमिका जनता के भीतर रहती है, नहीं नहीं ये सरकार तो नहीं है, ये तो मीडिया ही अपना काम कर रहे हैं। दूसरी रहती है, नहीं नहीं मीडिया तो है लेकिन बहक गई है। लेकिन कोई ये नहीं मानता है कि यह किसी पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गई है। लेकिन जब 2024 का चुनाव इतना बड़ा मान लिया गया हो, जिस चुनाव के दायरे में चुनाव आयोग तक की भूमिका संदिग्ध तौर पर उभर रही हो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार ताल ठोक चुकी हो, तो फिर मीडिया को लेकर जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते वक्त कुछ नए दिशा निर्देश देने की दिशा में बढ़ेगी, तो फिर सरकार की भूमिका क्या होगी? और क्या मीडिया हाउस जो इस वक्त एनबीए के जरिए काम कर रहे हैं, चीजों को संभाले हुए हैं, क्या वो सरकार के पास जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट से अपनी स्वतंत्रता की मांग करेंगे? या फिर इस दौर में एक नई परिस्थिति आएगी कि अभिव्यक्ति की आजादी पर ताले लगाए जा रहे हैं? क्या होगा? ये सारी चीजें की उम्र जो है 2024 के चुनाव तक है। 2024 का चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इस दौर में जो पॉलिटिकल ट्रायल शुरू हो गया है मीडिया के जरिए, वह मीडिया ट्रायल नहीं है, वो पॉलिटिकल ट्रायल है। और उसके दायरे में वो सारी चीजें आ रही हैं जिसके जरिए सवाल है कि क्या सरकार ने कोई भी निर्णय लिया वो निर्णय सही है, ये बताना है, या उस निर्णय को लेकर सवाल को खड़ा करना है कि जनता का हित इससे कितना होगा, कैसे होगा। क्या लाल किले के प्राचीर से दिए गए पॉलिटिकल भाषण पर ही कोई सवाल मीडिया में किसी रूप में उभर पाया? क्या यह कहा गया कि जिस तरीके से योजनाओं का ऐलान लाल किले के प्राचीर से होते होते राजनीतिक तौर पर खुद को सत्ता में बरकरार रखने के लिए जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या उसको लेकर कोई सवाल होता है? छिटपुट हो सकता है, लेकिन सवाल पूरे के पूरे उस मीडिया इंस्टीट्यूशन का है जिस इंस्टीट्यूशन का एक वक्त सीबीआई को लेकर जिक्र होता था, जब उसको तोता कहा गया था। उसके बाद जिक्र इस देश में ईडी का शुरू हुआ, जिसके जरिए उसको बाज माना गया, वो कहीं भी किसी को दबोच सकता है। उसके पंख जो थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाकर खड़े हो गए। यह परिस्थिति आते आते मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, यानी इंस्टीट्यूशंस ने जब कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा को लांघकर सत्ता की सीमा में प्रवेश किया, तो सत्ता ने अपनी लकीर के जरिए बताया, आप इस लकीर को पार करिए, यह दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारा रूल ऑफ लॉ ये कहता है। और इसी की एक व्यापकता है कि इस देश के भीतर में अगर आप एक एक पन्नों को पलटिएगा तो आपके जहन में भीड़ तंत्र भी निकल कर आएगा। भीड़ तंत्र याद कीजिए, कितने लोगों की मौत कहां कहां हो इस देश के भीतर में। उस दौर में क्या सड़क पर जिस तरीके से भीड़ तंत्र का न्याय हो रहा था, वो इस देश की न्यायपालिका को लेकर सवाल नहीं खड़े कर रहा था? एक एक चीज को परखते चले जाइए, जो लगातार सवाल थे। भीड़ की लाइन में लगकर मौत इस देश में डेमोनेटाइजेशन के जरिए हुई। जीएसटी को लेकर छोटे व्यापारियों के सवाल उभरे, एमएसएमई के जरिए सवाल उभरे, युवाओं के रोजगार को लेकर सवाल उभरे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
खत्म होना, नौकरी ना मिलना, इसको लेकर सवाल उभरे। इस देश के भीतर में इकोनॉमी के डावाडोल होने और खास तौर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भीतर बढ़ते हुए घाटे के मद्देनजर भी सवाल उभरे, लेकिन इन सवालों का जवाब कहीं नहीं मिला। और इस पूरी प्रक्रिया में जब लोकतंत्र को हड़पने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसका भी जवाब नहीं मिला। जब सांसद और विधायक खरीदे जा रहे थे, तब भी मीडिया की भूमिका सत्तानुकूल थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मीडिया को लेकर अब सवाल खड़ा कर रहा है, तो पहली बार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में मीडिया सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोकतंत्र को परेशान करेगा या लोकतंत्र में सत्ता के साथ खड़ा होगा, या फिर इसलिए है कि हर इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानना चाहिए और पहली बार तमाम जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है, इसका एहसास सुप्रीम कोर्ट को हो चला है और सरकार को भी हो चला है। सरकार ढाल बनना चाहती है क्या हर उस संस्थान की जो संस्थान उसके लिए है? तो क्या ऐसे में मीडिया के लिए भी वही है सब कुछ? फिलहाल इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के अगले दिशा निर्देश का, लेकिन पहली बार मीडिया के माथे पर शिकन तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।